Okay, good evening everyone. Let's start with a revision of the previous two things. हमने अभी तक पढ़ा है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होती हैं। फर्स्ट फेस इज फेच, सेकेंड फेस इज डिकोड, then inside decode we have three types of instruction. Let's say first of all fetching means we have to take the address from program counter and put it into address register. This is we want to do in T0, क्योंकि हमारे पास जिस इंस्ट्रक्शन को हम फेच करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे होगी इंस्ट्रक्शन, वो अभी प्रोग्राम काउंटर में होगी। उसको प्रोग्राम काउंटर से उठा के हमें कहाँ पे रखना है? एड्रेस रजिस्टर में। क्यों रखना है एड्रेस रजिस्टर में? क्योंकि एड्रेस रजिस्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है मेमोरी, और मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है, उसको उठा के हमें वापस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके जाना है। इसलिए हमने पहले प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर में वैल्यू डाली, और उसके बाद T1 के अंदर हमने क्या करना है? मेमोरी से वैल्यू उठानी है और इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देनी है। और जब हम ये काम कर रहे होंगे, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठा के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल रहे होंगे, उस समय हमारा प्रोग्राम काउंटर खाली है। प्रोग्राम काउंटर में केवल इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना है, दैट्स ऑल। तो हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। दिस वॉज फैच। आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो सीन डिकोड। वी नीड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, और हमें ये पता है कि डिकोडर के पास D7, D6, D5 और D0 तक ये आउटपुट्स होते हैं, जिसमें अगर इनमें से कोई भी वैल्यू एक्टिव है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो हमारी मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रिलेटेड। और अगर D7 1 है, बाकी 1 नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो नॉन मेमोरी रिलेटेड है। मतलब या तो रजिस्टर रिलेटेड है, और हम उसको क्या बोलते हैं? वो इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। ऐसे ही अब मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। एक डायरेक्ट एड्रेस और दूसरा इनडायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस के अंदर क्या होगा? अगर i की वैल्यू, हमारे पास i की वैल्यू 0 है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग, और i की वैल्यू अगर 1 है तो वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और ये i क्या था? जो हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई है उसको हमने डिवाइड किया था। अगर आपको याद हो तो हमने उसको डिवाइड किया था। 11 से लेके 0 तक हमने बोला था ऑपरेंड है, और ये आई है, और उसके अलावा ये हमारे पास था 14, 13 एंड 12। इसको हमने बोला था ये 3 बिट्स हमारी किसके लिए हैं? इंस्ट्रक्शन के लिए, कि ये किस तरह की इंस्ट्रक्शन है। जिस 3 बिट को हमने डिकोडर में दिया था, और डिकोडर से हमें 8 आउटपुट D0 से लेके D7 तक ये आउटपुट मिल रहे थे। ये वाला जो आई है ये 15th बिट थी, और इसी को हम बोल रहे हैं ये 0 या 1 से डिपेंड करेगा कि कौन सी तरह की इंस्ट्रक्शन है। ये हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया इस तरह से। अब इसको डिकोड करने के बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे हमें ऑपरेंड मिलेगा, या हमें यहाँ पे एक एड्रेस मिलेगा जिस पे जाके ऑपरेंड मिलेगा, या उस एड्रेस पे भी दोबारा एक और एड्रेस मिलेगा और उस पे फिर ऑपरेंड मिलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। तो देखो, अगर हमारे पास एड्रेसिंग कौन सी है? डायरेक्ट एड्रेसिंग है, तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, क्या इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, EA हमें नहीं कैलकुलेट करना है इसके केस में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो एड्रेस यहाँ पे गिवन होगा वही एड्रेस होगा ऑपरेंड का, तो इफेक्टिव एड्रेस यही हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट के केस में
हमें इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. वी नीड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेस. तो अब हमारी यहाँ पे जो डिकोड वाली फेस है, डिकोड करने के बाद इसके अंदर हम नेक्स्ट फेस चला रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कंप्यूट इफेक्टिव एड्रेस. कंप्यूट इफेक्टिव एड्रेस. अब कंप्यूट इफेक्टिव एड्रेस कब नहीं करना है, इसके केस में तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में जो गिवन है वही हमारे पास अवेलेबल है. हमने ये एड्रेस की 0 से लेके 11 वाली बिट्स कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी थी, ये हमने मेमोरी के अंदर से डेटा निकालने के लिए ट्रांसफ़र की थी. आई थिंक वी हैव पुट दैट वैल्यू इनटू आवर एड्रेस रजिस्टर. ठीक है, ये हमने आपको लिखवाया होगा ऐसे कि डिकोडर, ये जो हमारे पास डिकोड करने के बाद में वैल्यू आई है उस वो कहाँ पे है, IR में है. एक्चुअली ये IR में, ये क्या है, पूरा का पूरा IR रजिस्टर है. ये इसमें से 11, 10 अप टू ये 0 वाली बिट्स हमने आपको कहीं पे लिखवाया होगा पहले. ये कहाँ पे हमने डाली, एड्रेस रजिस्टर में, क्योंकि ये एक एड्रेस है जहाँ पे जाके हमें ऑपरेंड मिलेगा या एक और एड्रेस मिलेगा. अगर ऑपरेंड मिलेगा तो वो डायरेक्ट एड्रेस हो गया, और अगर नहीं मिलेगा ऑपरेंड और एक और एड्रेस मिलेगा तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई. लेकिन अगर हमारे पास D7 है, देखो अगर ये D7 है तो ये रजिस्टर रिलेटेड ऑपरेशन है या IO रिलेटेड ऑपरेशन है. इसके केस में तो हमें मेमोरी एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारे पास इस केस में भी क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस यही है जो है हमारे पास, इसी में ही हमें ऑपरेंड मिल जाएगा. रजिस्टर की एड्रेस मिल जाएगा, या इनपुट आउटपुट होगा तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर का एड्रेस मिल जाएगा. सो इट विल ऑल्सो बी अ डायरेक्ट एड्रेसिंग. सो वी कैन राइट इट डाउन. If D7 is equal to 1, okay, then no need to calculate effective address. No need to calculate effective address. तो अब दोबारा से हमारे पास ये एक रजिस्टर के अंदर, कौन से रजिस्टर के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर 0 से लेके 11 बिट्स तक, ये वाली बिट्स हैं जो 0 से लेके 11 तक हैं. ये है 12, 13, 14 और एक 15 वाली बिट है. इसको हमने I बोला. ये हमारे पास एक डिकोडर में जा रही हैं और यहाँ से हमें 8 आउटपुट्स मिल रहे हैं, ये D7 से लेके D0 तक. अगर ये 1 हुआ तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट नहीं करना है. तो हमने ये क्या किया था, अगर आपने याद हो, ये IR की 15th वाली बिट हमने किस में डाली थी, I में, क्योंकि I के अंदर ये चीज़ है. ठीक है, और IR का 14, 13 और 12th बिट हमने किस में डाली थी, डिकोडर के अंदर, ये वाला जो डिकोडर है. ठीक है, देन IR की 11 से लेके 0 तक बिट हमने किस में डाली थी, एड्रेस रजिस्टर में. तो हमने ये IR वाले इंस्ट्रक्शन को इस तरह से डिवाइड कर दिया. और इससे पहले हमने ये भी बताया था आपको कि T0 और T1 में, डिकोड करने से पहले T0 और T1 में हम फैच कर चुके हैं. ये हमने अभी ऊपर दोबारा से भी बताया है आपको कि ये T0 और T1 में ये और ये दोनों को मिला के क्या हुआ है, फैच. ये फैच पूरा हुआ है. देन T2 साइकिल में हमने डिकोड किया है. ये वाला कौन सा काम है, ये पूरा का पूरा काम T2 में हो रहा है, तो T2 में हमने डिकोड किया है. अब तीसरी चीज, हमें कंप्यूट एड्रेस करना है. तो देखो अब यहां पे समझो इस चीज को, अगर हमारे पास D7, ये D7 अगर 1 है, D7 अगर 1 है तो हमें D7 अगर 1 है तो क्या करेंगे. देखो D7 अगर 1 है और हमारे पास I की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू भी 1 है और T3 साइकिल है, तो हमें क्या करना चाहिए. देखो दोबारा ध्यान से सुनो, D7 1 है, I भी 1 है और T3 साइकिल है. क्यों है T3, T0, T1, T2 हो चुका है तो T3 नेक्स्ट होगी. ठीक है, D7 अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज आइदर मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और व्हाट इट इज,
इट इज रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, D7 इज अवेलेबल। तो D7 1 है, ये 1 का केस क्या होता है, रजिस्टर रिलेटेड और IO रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, ये हमने आपको बताया था। अब I की वैल्यू इसमें 1 हो या नॉट 1 हो, देखो यहां पे मैंने इसको लिखा है I और इसको लिखा है I बार। क्यों, I की वैल्यू कुछ भी हो, इन दोनों केस में ये क्या होगा, रजिस्टर रिलेटेड और IO रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस केस में नो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, हमें इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो यानी कि T3 वाली साइकिल में हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन डायरेक्टली फ्रॉम T3 स्टेज। T3 स्टेज से ही हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे पता चलेगा कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि D7 1 है। अगर D7 1 है तो हमारे पास एड्रेस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है और हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर D7 1 ना होता, अगर D7 1 ना होता यानी कि हम उसका बार कर रहे हैं 0 है, तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, यानी कि अब हम इसको ट्रू कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एंड है, तो हमें इसको 1 रखा तो ट्रू होगा, यहाँ पे बार रखेंगे तो ट्रू होगा। देन हमारे पास I की वैल्यू भी 0 है, यानी कि बार करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, और T3 स्टेज है, तो ये किस तरह की स्टेज हुई, D7 इज 0, दैट मीन्स मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, I इज 0, दैट मीन्स डायरेक्ट मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसके केस में भी नो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इफेक्टिव एड्रेस के। वाई, बिकॉज इट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। But then here at T3 we may not start execution. See, I'll tell you why at T3 we will not start execution. Just wait for a minute and I will tell you why T3 is wasted here. We may stall it. So इसको हम बोलेंगे stall. मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, अगर D7 नॉट है, I 1 है और T3 इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब हुआ D7 इज 0, I इज 1 और T3 स्टेज है। तो दैट मीन्स I अगर 1 है और D7 0 है, तो D7 0 होने की वजह से तो ये हो गई मेमोरी रिलेटेड, और I इक्वल टू 1 होने की वजह से हो गई ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। और कैसे करेंगे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, देखो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे पास एड्रेस रजिस्टर में है, यानी कि एड्रेस रजिस्टर में क्या है, 0 से लेके 11th वाली बिट तक, देखो ये वाला चीज़, ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास किस में है, ये एड्रेस रजिस्टर में है। ये देखो आप यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर में ये वैल्यू अवेलेबल है। इसको हमने एड्रेस रजिस्टर से डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस करी, AR की हमने मेमोरी एक्सेस करी इस एड्रेस की, और इसको हमने कहाँ पे डाल देना है, इसको हमें डाल देना है किसमें, AR में। क्यों, क्योंकि ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है। जब हम इसकी मेमोरी पे जाएंगे तब हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। देखो इसको इस तरह से समझो, ये हमारे पास एड्रेस रजिस्टर था, इसमें एड्रेस आया 120, ये हमारे पास मेमोरी थी और मेमोरी के 120 एड्रेस पे, या 120 नहीं लिखते अदरवाइज यू विल अज्यूम इट एज वैल्यू, लेट मी राइट दैम इन हेक्साडेसिमल। सो लेट्स से यहाँ पे मिला 2D एड्रेस पे हम गए, यहाँ पे हमें मिला 4F, ठीक है, और 4F पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है लेट्स से 10, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या कहा, एड्रेस पे जाइए मेमोरी के,
और 4f लीजिए और उसको AR में डाल दीजिए, तो यानी कि यहाँ 2D से हटके 4f आ जाएगा। तो नाउ यू सी दैट वैल्यू 10 इज प्रेजेंट एट 4f विच इज इफेक्टिव एड्रेस। सो हमने AR के अंदर क्या डाल दिया, इफेक्टिव एड्रेस, दैट इज इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। सो अगर ये तीन कंडीशन ट्रू हैं, ये तीन कंडीशन मीट होती हैं, दैट इज D7 इज 0, I इज 1 एंड T3 स्टेज, तो हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, क्योंकि इससे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। और बाकी दोनों केसेस में, ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, इन केस में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस केस में तो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम स्टॉल करेंगे इसको। उसका रीज़न है, सुनिए, उसका रीज़न ये है कि अगर हमने T3 यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया और एक दूसरे केस में हम यहाँ पे T3 में एड्रेस कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि T3 में हमें एग्जीक्यूशन करनी है या खाली एड्रेस कैलकुलेशन करनी है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए, इसके अंदर हम करेंगे कि ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, तो हमें T0 T1 के अंदर फैच करना है, फिर T2 के अंदर हमें डिकोड करना है, T3 के अंदर हमें या तो स्टॉल हो जाएगा यानी कि खाली, या फिर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन हो जाएगी, और T4 के अंदर अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वेदर इट इज़ इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस और डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, वी कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन। दैट इज द रीजन बिकॉज वी डोंट वांट टू कैलकुलेट in T4 which type of address calculation was it, because in T3 only it is already calculated, it is already taken care of। अगर वो नॉन डायरेक्ट था तो स्टॉल आ गया होगा, और इनडायरेक्ट था तो एड्रेस कैलकुलेशन हो गई होगी। तो हमें अब T4 में सीधे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द इफेक्टिव एड्रेस। सो इन समरी, अब आप इसको समरी में समझिए कि समरी में क्या हो रहा है। देखो, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे पास हैं इंस्ट्रक्शंस, कितनी तरह की हैं, 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, दूसरी हमारे पास है रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, और तीसरी हमारे पास है IO रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इन सारी इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको याद हो अगर आपको लास्ट क्लासेस में कहीं लिखवाई थी मैंने इंस्ट्रक्शन, ये हैं सारी इंस्ट्रक्शन। देखो, ये वाली थी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये टाइप 1 कौन सी हैं, ये है मेमोरी रिलेटेड, ये मेमोरी रिलेटेड थी। जब I = 0 था तो डायरेक्ट, I = 1 था तो इनडायरेक्ट। ऐसे ही टाइप 2 इंस्ट्रक्शन, ये सारी इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं, रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, देखो नाम से भी पता चलेगा आपको, CLA इज क्लियर एक्यूमुलेटर, CLE इज क्लियर इनेबल, E स्टैंड्स फॉर इनेबल, मैं इसको बताऊंगा अभी क्या होता है ये क्लियर इनेबल। ठीक है, ऐसे ही अगर टाइप 3 देखोगे तो यह इनपुट, ये आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। SKI मतलब होता है स्किप इफ इनपुट इज अवेलेबल, स्किप इफ output is available, skip if, SK stands for skip, I stands for input, O stands for output. This is input on, input off, sorry, interrupt on, interrupt off, not input, my mistake. This is interrupt on, और this one is interrupt off। इसको भी मैं अभी समझाऊंगा आपको कि ये किस तरह की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऐसे ही ये HLT halt, this SZA is, this is skip if 0, okay, this INC is increment, okay, this is how these are register related instruction and these are input output instruction। तो अब हमारे पास ये 3 तरह की इंस्ट्रक्शन हैं जो हमने पढ़ी, और मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और एक है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे समझो, अगर हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो हम T0 T1 में फैच कर रहे हैं, T2 में
डिकोड कर रहे हैं, T3 में स्टॉल कर रहे हैं, यह है स्टॉल, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि ये खाली हो गया, वेस्ट हो गया, इसमें कुछ काम नहीं किया। और T4 में हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। हो सकता है केवल T4 में एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो तो T5 T6 की भी ज़रूरत पड़े, उसको देखेंगे, इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अब लेट से मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन होगी तो हो सकता है उसमें एक T4 से ज़्यादा की ज़रूरत हो, एंड इंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें कम ज़रूरत हो। ऑब्वियसली ऐड या एंड इज़ लेस साइकिल नीडेड देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसे ही इनडायरेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट के अंदर हम T0 T1 में तो फैच ही कर रहे हैं, और फैच क्यों कर रहे हैं T0 T1 में, ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन T2 में अगेन हम डिकोड ही कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो भी बता चुका हूँ कि T2 में हम तीन चीज़ों, एक ही इंस्ट्रक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, I और 3 बिट्स हैं नेक्स्ट जो डिकोडर में जा रही हैं, और बाकी 12 बिट्स हमारी एड्रेस रजिस्टर में जा रही हैं। T3 के अंदर हमें इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन करना है, दिस इज इनडायरेक्ट, सो वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, एंड देन T4 से फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। ये और ये दोनों सेम चलें, जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, इसीलिए हमने T3 को यहाँ पे वेस्ट होने दिया। अदरवाइज क्या होता, यहाँ पे ऐड हमने किया और इनडायरेक्ट एड्रेस है, यहाँ पे हमने ऐड किया और इनडायरेक्ट एड्रेस है, तो दोनों के लिए सर्किट डिफरेंट बनाना पड़ता, दोनों के लिए सर्किट डिफरेंट होता, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है और यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। बट नाउ अब हमें दोनों के लिए डिफरेंट सर्किट की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों सेम ही काउंट होंगी, बिकॉज जो स्टॉल वाली कहानी थी वो T3 में, या एड्रेस कैलकुलेशन वाली कहानी थी वो T3 में और ऑलरेडी टेक केयर कर ली गई है। देन अगर हमारे पास रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है तो हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हो या IO रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हो, दोनों ही केसेस में T0 और T1 में हमने क्या करना है, फैच, T2 में हमें क्या करना है, डिकोड, और T3 में हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे इंस्टॉल क्यों नहीं किया, यहाँ पे इंस्टॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन तो नहीं आएगी, IO रिलेटेड है या रजिस्टर रिलेटेड है, यहाँ पे ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, या तो एक्यूमुलेटर होगा या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा, डेटा रजिस्टर होगा, या इनपुट आउटपुट से हम डेटा रीड राइट करेंगे, उस केस में इफेक्टिव एड्रेस की हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो वी कैन स्टार्ट आवर एग्जीक्यूशन डायरेक्टली आफ्टर डिकोडिंग। सो दिस इज इन समरी of three things. One is fetch, decode and address calculation. Now I will start with execution in the next video. Okay.